अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को, हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब के कामों में आसानियाँ फरमाए। रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम है और जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आप यकीन करें इस वक्त अभी कुछ देर पहले लाइट वापस आई थी। खैर इत्तेफाक है कि जब लाइट गई हुई थी तो मेरे एक पड़ोसी हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने एक किस्सा था जो उनकी खाला के साथ पेश आया था वो शेयर किया। तो इससे पहले हम मिस सादिया की यानी इनकी खाला की इस कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो को लाइक कर दें। ये कहानी मेरी खाला सादिया की है और ये उस वक्त की कहानी है जब ये लोग गुलिस्तान जौहर के एक मशहूर अपार्टमेंट में रहा करते थे। ये जो अपार्टमेंट था ना सिर्फ मशहूर था बल्कि कहा जाता था कि जब इसकी तामीरात हो रही थी तो इसकी तामीरात के दौरान 2 या 3 मज़दूरों का किसी भी हादसे की वजह से इंतकाल हो गया था। खैर इस अपार्टमेंट के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ थीं जो शुरू से मशहूर थीं। और बात ये थी कि ना सिर्फ किस्से कहानियाँ मशहूर थे बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि जैसे ही रात के 9, 10 और फिर 11, 12 बजे का टाइम होता तो लोग इस तरफ या इस प्रोजेक्ट की तरफ आने से परहेज़ किया करते थे। खैर वाकई में अब से अगर आप 22 साल पहले का जिक्र करें तो गुलिस्तान जौहर में जो भी अपार्टमेंट्स मौजूद थे और स्पेसिफिकली ये जिस अपार्टमेंट का किस्सा है वहाँ पे लोग रात के औकात में निकलने से परहेज़ किया करते थे। खैर खाला बताती है कि मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 3 बजे अपने कमरे में सो रही थी और सोते सोते मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें महसूस होना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे जो मेरा कमरा है इस कमरे के अंदर या तो कोई मौजूद है या फिर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। हालांकि मैं अपने कमरे में अकेली रहा करती थी लेकिन ये कुछ अजीब सा था जो मुझे महसूस हो रहा था। कभी ऐसा लगता कि कमरे के अंदर हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। कभी ऐसा लगता कि बहुत सारे बुज़ुर्ग या बहुत सारे बच्चे आपस में किसी अजीब सी ज़बान में बातें कर रहे हैं। अजीब बात ये थी कि जब मैं आंखें खोलती और आंखें खोलने के बाद मैं बेड के सामने की तरफ लेफ़्ट या राइट की तरफ देखती तो वहाँ पे मुझे ना ही कोई दिखाई देता। लेकिन ये जो आवाज़ें थीं ये हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थीं। एक वक्त तो ऐसा आया था कि ऐसा लग रहा था मेरे अतराफ़ में या मेरे बेड के पास 10-15 लोग मौजूद हैं जो कि कुछ अजीब सी ज़बान में गुफ्तगू करते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि पड़ोस के अंदर कोई नए लोग आए हों और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा हो और हो सकता है प्रोग्राम इतनी रात तक चल रहा हो कि जिसकी वजह से ये शोर शराबे की आवाज़ें मुझे महसूस हो रही हों। मैंने दोबारा से आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद मैं कोशिश करने लगी कि दोबारा से सो सकूं। लेकिन आप यकीन करें कि जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे कमरे के अंदर जो खिड़की मौजूद है उस खिड़की पे किसी ने नॉक किया है। ये जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़े आवाज़ थी कि इस आवाज़ को ना मानना या इसको मानने से इनकार करना नामुमकिन था। खैर जैसे ही मैंने आँख खोली तो सबसे पहले जब मेरी नज़र उस खिड़की की तरफ पड़ी तो कमरे के अंदर तो अंधेरा मौजूद था लेकिन जहाँ तक सामने का जो हिस्सा है उसका ताल्लुक है तो सामने ऐसा लग रहा था कि उस खिड़की में या खिड़की के बाहर के हिस्से की तरफ कोई खड़ा हुआ है। और ना सिर्फ खड़ा हुआ है, जो भी खड़ा हुआ है उसकी आंखें लाल शोलों या अंगारों की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। जाहिर सी बात है अंधेरे में जब आपको कोई लाल ऑब्जेक्ट या लाल रोशनी नज़र आया करती है तो वो डोमिनेट किया करती है। तो वैसे ही ये जो रोशनी थी मुसलसल मेरी आंखों में ना सिर्फ चुभ रही थी बल्कि अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी की 2 अंगारा भरी आंखें हैं जिनको मैं अपने सामने देख पा रही हूँ। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये जो खिड़की थी या इसके खिड़की के जो बाहर की तरफ का हिस्सा था तो बाहर अगर आप जाएं तो एग्जैक्टली नीचे यानी कि सहन मौजूद था, यानी कुछ फ्लोर्स के बाद ग्राउंड मौजूद था। लेकिन किसी एक फ्लोर पे भी कोई छज्जा या कोई इस तरह की जगह मौजूद नहीं थी कि जहाँ पे खड़े होने के बाद खिड़की से किसी भी रूम के अंदर झांका जा सके।
तो आखिर ये जो भी वहाँ पे मौजूद था, जिसकी आंखें लाल चोलों की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही थीं, और अजीब बात ये थी कि जब वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता था तो बिल आखिर ये कैसे और क्यों कर वहाँ पे खड़ा हुआ था। अब इससे पहले कि मैं समंदर को मज़ीद समझ पाती, मुझे अंदाज़ा होना शुरू हो चुका था यकीनन ये कोई गैर मरई मखलूक है या कोई इस तरह का छलावा है जो कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह जानता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से न सिर्फ अपने आसाब पे काबू रखा, बल्कि इस दौरानिए में जो भी कुरानी आयत मेरे लब पे चल रही थी, शायद उसकी बदौलत ही ये जो भी मखलूक थी, देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे पीछे हटना शुरू कर चुकी है। बाकायदा महसूस हो रहा था कि ये चलती हुई पीछे की तरफ जा रही है। लेकिन क्या ही अजीब बात थी कि कोई इस तरह की मखलूक हवा में क्यों कर और कैसे इस तरह से चल सकती थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि देखते ही देखते ये जो भी छलावा था, जो भी मखलूक थी, ना सिर्फ मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी, बल्कि कुछ देर बाद जब मेरे आसाब मुकम्मल तौर पे बहाल हुए तो मुझे अब एहसास हो रहा था कि मेरे साथ जो वाक़या हुआ था वो इतना आम और इतना आसान वाक़या नहीं था। अजीब बात ये थी कि जब यह वाक़या मेरे साथ पेश आया, उसकी अगली सुबह जब मेरी अपने घर वालों से या जहाँ पे भी मैं मौजूद थी उनसे बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि अक्सर रात में इन फ्लैट्स के बाहर जो खिड़कियाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे सबके जो मिडिल वाले रूम हैं जिनकी खिड़कियाँ सहन की तरफ खुला करती हैं, वहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात को बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से विटनेस किया है। ये एक ऐसी स्टोरी है, यकीनन जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए खौफ सा महसूस होने लगेगा। इससे पहले कि हम उनकी स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इस ऑडियो को लाइक कर दें। इस्माइल साहब बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो पटना बिहार से है, और ये जो इंसिडेंट है ये इनके साथ अब से तकरीबन 26-27 साल पहले पेश आया था। ये जो वाक़या है बेसिकली 1998-99 का वाक़या है, और ये बताते हैं कि उस वक्त इनकी जो उम्र थी महज 15-16 साल के दरमियान थी। इनके जो फादर थे बेसिकली इनका ताल्लुक़ पटना के एक छोटे से गांव से था, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था या जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही थी, तो इनके फादर ने भी यही डिसाइड किया कि इनके पास जो भी पैसे हैं या जो भी ज़मीनें वगैरह मौजूद हैं, उन तमाम ज़मीनों को सील करने के बाद कुछ पैसे मिला के किसी अच्छी जगह, किसी अच्छे शहर में कोई छोटा सा बंगला या फिर हवेली ख़रीद ली जाए। अगर आप उस दौर की भी बात करें तो बड़े शहरों में बड़े बंगले ख़रीदना या बड़ी हवेली ख़रीदना इतना आसान नहीं हुआ करता था। खैर, जो इनके पास पैसे थे, ये जो कुछ इनके पास सरमाया था, वो सब मिलाने के बाद ये बताते हैं कि इनके गांव से कुछ फासले पे, यानी तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे एक छोटा सा शहर था। वहाँ पे इनको एक हवेली पसंद आई जो कि इनके बजट के मुताबिक बेहतरीन हवेली थी। ये बताते हैं कि इनका अंदाज़ा है कि वो जो हवेली थी वो 60 या 70 साल पुरानी थी, या आप कह सकते हैं कि पार्टीशन के टाइम की हवेली थी या पार्टीशन के बाद आबाद हुई थी। अब जाहिर सी बात है, जिसका जो बजट होता है उसके मुताबिक ही वो काम किया करता है। वैसे ही इन लोगों ने जो भी बजट था उसके मुताबिक इस हवेली की डॉक्यूमेंटेशन की और फाइनली इस हवेली को ख़रीद लिया। खैर, ये सब कानूनी कार्रवाई के बाद ये बताते कि जब शिफ्टिंग का मरहला आया, तो जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे या मज़दूरों के ज़रिए जो भी सामान की शिफ्टिंग थी वो दूसरे घर से यहाँ पे करवा रहे थे, तो इन मज़दूरों में से जो एक मज़दूर था जिसकी उम्र तकरीबन 65 या 70 साल के दरमियान थी, उसने कुछ अजीब तरह की बात की। उसने कहा कि जब मैं यहाँ पे सामान शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी जो भी सामान वगैरह मैंने यहाँ पे पहुँचाया है, तो शुरू से लेके अब तक मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। वो बता रहा था कि जब उसने यहाँ पे सामान शिफ्ट किया है तो इस दौरानिए में इसको महसूस हो रहा था जैसे इसके एतराफ़ में कुछ ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो मुसलसल इसको या इन मज़दूरों को देख रही हैं, लेकिन वो जो क़ुव्वतें हैं ये उनको नहीं देख पा रहे। मुसलसल एहसास था जैसे इनको देखा जा रहा है, इनको कुछ कहने की या बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अजीब बात ये थी कि मुसलसल भारीपन महसूस होने के बावजूद वो जो भी मखलूक़ात थी, ना ही वो इसके या किसी भी मज़दूर के सामने आईं
बस इसको ये इन मज़दूरों को एहसास दिलाती रहीं जैसे कि हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। खैर, हम क्योंकि इस तरह की बातों पे ध्यान नहीं दिया करते थे, तो जो कुछ वो बता रहा था हमने सरासर उसको इग्नोर किया। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, यानी फाइनली जब हमने यहाँ पे रहना शुरू किया, तो जब भी आप अपनी कोई नई जगह ख़रीदते हैं, नया घर ख़रीदते हैं या अपने मकान को शिफ्ट किया करते हैं, तो आमतौर पे आपकी कोशिश होती है कि कोई अच्छा सा इस्लामिक प्रोग्राम किया जाए जिसमें अपने जो भी रिश्तेदार हैं तमाम लोगों को बुलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि हमने फाइनली अपना जो घर है उसको चेंज कर लिया है। तो वैसे ही हम लोगों ने भी एक प्रोग्राम डिसाइड किया, और ये जो प्रोग्राम था ये आने वाले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक में रखा गया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब से हमने उस हवेली में अपना सामान वगैरह शिफ्ट करने के बाद रहना शुरू किया था, तो उस प्रोग्राम के आने से पहले पहले हमें बहुत अजीब महसूस हो रहा था, और वाकई में हमें ऐसा लगता था जैसे हमारा जो दिल है वो बहुत भारी भारी महसूस कर रहा है। ये जो कैफियत थी ये सिर्फ मेरी कैफियत नहीं थी, बल्कि मेरे जो भी बहन भाई थे या मेरे जो पेरेंट्स थे, तमाम के तमाम लोग इस कैफियत को महसूस कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता कि असर की नमाज के बाद, या आप कह सकते हैं मगरिब के टाइम पे, देखते ही देखते बहुत ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो जाती। ऐसा लगता जैसे हमारे अतराफ़ में बहुत ज़्यादा फूलों का या इस तरह किसी चीज़ का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस खुशबू ने पूरे के पूरे घर को, पूरी हवेली को मुअत्तर कर दिया है। खैर, जिस दिन प्रोग्राम था, तो आमतौर पे ऐसा होता है कि जब आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, कोई इवेंट होता है, तो आपके जो भी कोई ख़ास कज़न्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपके वो ख़ास रिश्तेदार जो आपसे बहुत करीब होते हैं, वो आमतौर पे प्रोग्राम शुरू होने से एक दिन पहले आपके घरों में आ जाते हैं। वैसे ही जिस रात ये प्रोग्राम था या जिस रात ये महफ़िल थी, उससे एक दिन पहले हमारा एक कज़न जो कि हमारी फूफो का बेटा था, वो यहाँ पे रुकने आ गया था। अच्छा, अजीब बात ये थी कि जो हमारे घर वाले हैं उनकी शुरू से आदत थी कि रात के 12-1 बजे तक सो जाया करते थे, लेकिन हमारा कज़न जो था उसकी आदत थी कि वो आमतौर पे रात के 2-3 बजे तक जागा करता था और उसके बाद सोने के लिए लेटता था। खैर, ये उस रात की बात है जिस रात हमारा जो कज़न था वो रुकने के लिए आया, और इत्तफाक से बारी बारी हमारे जितने भी घर वाले थे सारे के सारे एक एक करके सोना शुरू हो चुके थे। मेरा कज़न बताता है कि मैं अकेला वहाँ पे जाग रहा था, और जागते जागते ऐसे ही मैं वॉक करता हुआ जहाँ पे टेरेस मौजूद है उस तरफ आ गया। अब ये जो हवेली है, इसके अगर आप नक्शे की बात करें तो उसका नक्शा कुछ इस तरह से था कि जब आप हवेली से यानी मेन गेट से एंटर होते हैं तो सामने एक बहुत बड़ा सा सहन मौजूद था। सहन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो हिस्सा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पार्क नुमा एरिया मौजूद था। उस एरिया के अंदर तकरीबन 20 के करीब दरख्त मौजूद थे, और फिर सीधा आगे आने के बाद हवेली शुरू हुआ करती थी। जैसे कि आमतौर पे पुरानी हवेलियों में हवेली के अतराफ़ में या इसके बाहर के हिस्से में गैलरी दी जाती थी, वैसे ही हमारी जो हवेली थी उसके पीछे की तरफ या चारों अतराफ़ में छोटा सा गैलरी नुमा एरिया मौजूद था। और स्पेसिफिकली उस हवेली की अगर आप बाहर की बात करें तो अतराफ़ में छोटे मोटे खेत मौजूद थे, और खेत को क्रॉस करने के बाद जो एरिया था वहाँ पे कुछ दुकानें मौजूद थीं, एक छोटा सा पेट्रोल पंप था, और एक रोड था जो कि सीधा हाईवे की तरफ बढ़ा करता था। खैर, किस्सा मुख्तसर, हमारा जो कज़न हमारे पास रुकने आया हुआ था वो बताता है, जब मैं कॉरिडोर की तरफ आया, या आप कह सकते हैं कि मैं सामने आया, और मेरे सामने जब पार्क वाला एरिया मौजूद था, तो मैंने उस पार्क वाले एरिया में एक अजीब सा मंजर देखा। पहले जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उस पार्क वाले एरिया में बिल्कुल सेंटर में, यानी जहाँ पे कुछ दरख्त मौजूद हैं, उन दरख्तों के दरमियान 3 औरतें खड़ी हुई हैं। हैरान कुन तौर पे ये तीनों जो औरतें थीं, तीनों ने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था, और दूर से ही ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही कोई टॉल टॉल सी लंबी सी औरतें हैं जिन्होंने बहुत ही क्लासिक किस्म के कॉस्ट्यूम या कपड़े पहन रखे हैं। अजीब बात यह थी कि इन तीनों औरतों की जो आंखें थीं वो इस अंधेरे में भी चमक रही थीं, और ऐसा लग रहा था कि इन तीनों औरतों के दरमियान एक छोटा सा घड़ा मौजूद है। ये तीनों औरतें आपस में एक दूसरे को देख रही थीं, और उसके बाद ये मुसलसल जहाँ पे वो घड़ा मौजूद था उस तरफ नज़रें डाल रही थीं। अब पहले मेरी समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कौन औरतें हैं और इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हैं। अब क्योंकि जो हमारा कज़न था वो ऑलरेडी रुकने के लिए आया हुआ था,
तो वो बताता है कि मेरी समझ में ये आया कि हो सकता है ये जो पड़ोस वाला घर है ये वहाँ की औरतें हों, और शायद जैसे कोई पानी की लाइन वगैरह डाली जाती है तो वो लाइन डल रही हो, और ये सारी की सारी वहाँ पे किसी भी काम की वजह से मौजूद हों। पहला इंप्रेशन यही था कि ये जो घड़ा मौजूद है यहाँ पे अंदर कोई डिगिंग कर रहा है, कोई ना कोई मजदूर है जो वहाँ पे मौजूद है, जो इस जगह को खोदने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि बराबर वालों ने कोई इजाज़त मांगी हो और इजाज़त के बाद यहाँ पे कोई पानी वगैरह की लाइन का काम करना शुरू किया हो। ये जो भी इम्प्रेशन था ये मेरे कज़न का इम्प्रेशन था, लेकिन जो रियलिटी थी उसके बारे में इसको कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। कज़न बताता है कि तकरीबन 1 या 2 मिनट तक ये जो मंजर था मुसलसल मेरी आंखों के सामने मौजूद था, और उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना वो मुझे उठाए या फिर मेरे बड़े भाई को इन्फॉर्म करे या उनसे पूछे कि बराबर वाले घर से क्या कोई औरतें या कोई फैमिली यहाँ पे आई है, या क्या हम लोगों ने किसी को भी हमारे घर के अंदर खुदाई करने की या वहाँ पे काम करने की इजाज़त दे रखी है या नहीं दे रखी। अब ये सोचते ही मेरा कज़न बताता है जैसे ही मैं मुड़ा और मैंने सोचा कि मैं आप में से किसी को उठाता हूँ और उठाने के बाद इन्फॉर्म करता हूँ या उनको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ खुदाई हो रही है। कज़न बताता है कि जैसे ही वो मेरे पास आया और उसने मुझे उठाने की कोशिश की तो उसके मुताबिक मैं गहरी नींद के अंदर था, तो मैंने सोचा कि छोड़ो सुबह बताएंगे। अब ये सोचते ही मेरा कज़न जब दोबारा से उसी गैलरी में गया तो वो बताते जब मैं उस गैलरी के अंदर पहुंचा और गैलरी में पहुंचने के बाद जब मैंने सामने की तरफ देखना शुरू किया तो आप यकीन करें कि सामने ऐसा लग रहा था जैसे ना ही वो औरतें मौजूद हैं और ना ही वहाँ पे किसी भी किस्म की खुदाई हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ सेकंड पहले जो मंज़र इसके सामने मौजूद था वो हकीकत था या जो कुछ अभी ये देख रहा है ये हकीकत है। एक अजीब सी कन्फ्यूजन थी। काफ़ी देर तक मेरा कज़न बताता है कि मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मुसलसल मेरे पसीने छूटते रहे और मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बीपी लो होना शुरू हो चुका है। एक अजीब सी कैफियत थी। चाहने के बावजूद मेरा कज़न ना ही वापस उड़ पा रहा था और ना ही उसके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद थी कि वो कोई फ़ैसला कर सके। खैर अगली सुबह जब हमारे कज़न ने हमसे नाश्ते पे मुलाकात की तो उसने रात में जो कुछ देखा था इसका जिक्र मेरे वालिद साहब से किया। अब अजीब बात यह थी कि मेरे वालिद समेत हम तमाम लोगों ने ये सारी बातें सुनी और हमें लग रहा था जैसे इसने कोई ख्वाब देखा है। हमने उसको कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई खुदाई हुई है, ना ही वहाँ पे किसी औरत वगैरह के निशानात मौजूद हैं और ना ही तुम्हारी बातों में कोई हकीकत नज़र आ रही है। अब खैर अगले दिन क्योंकि इवेंट था, ये जो भी इवेंट था ये भरपूर तरीके से अंजाम पाया और इवेंट होने के 3 या 4 दिन के बाद एक और अजीब वाक़या पेश आया। हुआ कुछ इस तरह से कि इत्तफाक से मेरे जितने भी घर वाले थे सारे के सारे किसी काम से या किसी दावत में बाहर गए हुए थे। मैं इस हवेली के अंदर अकेला मौजूद था और मेरे अलावा एक गार्ड था जो कि गेट के बाहर बैठा करता था। रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था और इत्तफाक से मैं टीवी देख रहा था। अब टीवी देखते देखते एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा कि जहाँ पे हमारा वो पार्क नुमा एरिया मौजूद है उस पार्क की तरफ से या उसके करीब से किसी औरत के चीखने की या रोने की आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़ेह आवाज़ थी कि इसका इनकार करना मुमकिन नहीं था। अब कुछ देर तक मैं इस आवाज़ पर गौर करता रहा और जब फाइनली मुझे यकीन आ गया कि वाकई में ये किसी औरत के रोने की आवाज़ है तो एकदम से मेरे अंदर हमदर्दी जागी और मैंने टीवी को बंद किया और बंद करने के बाद मैं बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अब जैसे ही मैं कमरों से निकलता हुआ सीधा बाहर जहाँ पे कॉरिडोर मौजूद था उस तरफ पहुँचा तो मैंने जब सामने पार्क वाले एरिया में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे दरख्त के दरमियान एक औरत खड़ी हुई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है। उसके चेहरे पे कुछ अजीब सी परेशानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव पे कोई चोट लगी हुई है या कोई ज़ख़म मौजूद है। अगर आप उसकी शक्ल की या उसके हुलिये की बात करें तो उसकी जो शक्ल थी नॉर्मल जैसे गांव की औरतें होती हैं उस तरह की शक्ल थी। उसके माथे पे एक बहुत बड़ी सी बिंदिया मौजूद थी और बज़ाहिर लग रहा था जैसे उसकी मांग में संदूर भरा हुआ है। यानी अगर आप किसी भी तौर बात करें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैरिड हिंदू वुमेन है जो वहाँ पे खड़ी हुई है
और किसी परेशानी के आलम में ज़ख्मी हालत में मदद की मुंतज़िर है। और ऐसा ही हुआ कि अगले ही लम्हे उस औरत ने मुझे इशारे करना शुरू किए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी मदद की मुंतज़िर है, और उसके मुंह से जो आवाज़ें निकल रही थीं वो सरासर कराहने की आवाज़ें थीं। जैसे कि आम तौर पे जब आपके चोट लगी हो तो आपके मुंह से जिस तरह की आवाज़ें निकलती हैं, सरासर वैसी ही आवाज़ें मेरे कान में मुसलसल गर्दिश कर रही थीं। कुछ देर के लिए मैं खुद भी कंफ्यूज था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ यह हकीकत है या सरासर मुझे ट्रैप करने की या धोखा देने की कोशिश की जा रही है। ये जो भी मंजर था ये सरासर हमारे घर, हमारी हवेली के अंदर का मंजर था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये औरत भला हमारे घर के अंदर कैसे आई थी, गेट किसने खोला था, और बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है उसने अपना रोल क्यों अदा नहीं किया था। खैर, मैंने अगले ही लम्हे जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था उसको आवाज़ देना शुरू की, क्योंकि सच्ची बात यह कि मैं मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहता था। इसी दौरानिए में जब मैं सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दे रहा था तो उस औरत ने कुछ अजीब तरीके से अपनी जो शहादत की उंगली है उस उंगली को अपने होठों के दरमियान रखा, जैसे कि वो कहना चाह रही हो कि खामोश हो जाओ और किसी से कुछ ना कहो। अब सच्ची बात यह है कि जब उसने इस तरह से किया तो एकदम से मेरे ठंडे ठंडे पसीने छूटना शुरू हो चुके थे। एक अजीब कैफियत थी, ऐसा लग रहा था मैं बस बेहोशी होने वाला हूँ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अगले ही लम्हे हमारा एकदम से दरवाज़ा खुला, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मेरे जो घर वाले थे वो गाड़ी में अपनी इस कोठी के अंदर दाखिल हुए। इसी दौरानिए में देखते ही देखते वो जो भी औरत थी जो कि इस पार्क वाले एरिया में थी, ऐसा लगा कि जहाँ पे बरगद का दरख्त मौजूद है उस दरख्त के पीछे जाके देखते ही देखते गायब हो चुकी है। इस दौरानिए में बहुत सारे अजीब अजीब वाक़यात थे जो साथ साथ होना शुरू हो चुके थे। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि हमारे घर से जो भी कच्चा गोश्त था वो गायब होना शुरू हो जाता। अक्सर ऐसा होता कि मेरी अम्मी खाना बना के रखती, यानी रोटियां वगैरह बनाती, और जब खाना सर्व करने का टाइम आता तो ऐसा लगता कि आधे से आधा खाना किसी ने निकाल लिया है। कभी रोटियां गायब हो जाती, कभी मीठा गायब हो जाता, और कभी कभी हमारे जो पैसे थे जो जहाँ पे रखे जाते थे वहाँ से नहीं मिला करते। अक्सर पैसे उस जगह से मिलते जिस जगह के बारे में या जहाँ पे रखने के बारे में आप कभी भी कोई गुमान भी नहीं कर सकते। इसी दौरानिए में एक और बात थी, यानी एक और मामला था जो हमारे साथ होना शुरू हुआ था। हमारी जो सबसे छोटी बहन थी, जो कि मेरा ख्याल है कि मुश्किल से 10 या 11 साल की होगी, उसका ये कहना था कि अक्सर रात में जब मैं सो रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बराबर में आके कोई औरत बैठ जाती है, और ऐसा लगता है कि वो अपनी उंगलियां मुसलसल मेरे बालों में, मेरे सर पे या मेरे माथे पे फेरना शुरू कर देती है। अजीब बात यह कि जो औरत इसके बिल्कुल बराबर में आके बैठती है उसका जो चेहरा है वो ना सिर्फ खौफनाक चेहरा होता है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां हैं, और उन उंगलियों पे बेतहाशा बाल मौजूद हैं। अच्छा, हैरान कुन बात यह थी कि जब मेरी बहन इस तरह की बातें करती और जब मेरी अम्मी उसके जिस्म को या उसकी बॉडी का जायज़ा लेती तो वाकई में उसके जिस्म पे जगह जगह नाखूनों के या स्क्रैचेस के निशानात मौजूद हुआ करते थे। अब ये जो लम्हा था ये बहुत ही फ़िक्रमंद लम्हा था, और इसी दौरानिए में मेरे जो अब्बा थे उन्होंने जो करीबी मस्जिद थी उसके इमाम साहब से रब्ता किया। अब जो भी इमाम साहब थे, एक तो अल्लाह अल्लाह करके वो आए, और जब वो आए तो उन्होंने आने के बाद तकरीबन 10 या 12 दिन का टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हैं मेरे ख़्याल में बहुत ही सख्त किस्म के मामलात हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही बुरे असरात हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं, और इसके लिए उनको अपने उस्ताद से मदद लेनी होगी। इसी दौरानी में जबकि इमाम साहब हमारे घर को देख के जा चुके थे तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। मेरी अम्मी किचन के अंदर मौजूद थीं और खाना बना रही थीं। अब जहाँ पे किचन मौजूद है उस जगह से या उस हिस्से से अगर आप बाहर की तरफ देखें, यानी खिड़की से अगर आप बाहर की तरफ देखें, तो वो जो पार्क वाला एरिया है जहाँ पे अक्सर वो औरतें या इस तरह की मखलूक़ात नज़र आया करती थीं, उस एरिया को क्लियरली देखा जा सकता है। अम्मी बताती है कि मैं रोटियां बना रही थी और इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र खिड़की के ज़रिए बाहर की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर की तरफ जहाँ पे बरगद का दरख्त मौजूद है उस दरख्त के एग्जैक्टली सामने 2 छोटे छोटे से बच्चे जो कि मुश्किल से 9 या 10 साल के होंगे,
जिनमें एक बच्ची और एक बच्चा लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उस दरख्त के अतराफ में बार बार चक्कर लगा रहे हैं या फिर कुछ खेल रहे हैं जो कि भागने का खेल है। अम्मा बताती कि जब मैंने मुसलसल उन बच्चों पे नज़र रखी तो मेरे सामने ही सामने उनमें से एक बच्चे ने, जो कि शायद बच्ची लग रही थी, ऐसा लगा कि अपना हाथ आगे बढ़ाया है। उसने जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ बढ़ते बढ़ते इस कदर आगे आ गया कि तकरीबन 6 या 7 फीट के फासले तक उसका हाथ बढ़ता चला गया। अब किसी भी इंसान का या इंसान के बच्चे का जो हाथ है वो इस कदर लंबा या इस कदर वसी नहीं हो सकता कि 7 या 8 फीट तक उसका हाथ बढ़ता चला जाए। खैर, मेरी अम्मी ने जल्दी से खिड़की बंद की और जो भी कुरानी आयत इनको आया करती थी, इन्होंने उसकी तिलावत शुरू कर दी। खैर, 10-12 दिन के बाद ये जो इमाम साहब थे, इनके जो अपने उस्ताद थे, वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ वज़ाइफ बता रहा हूँ जो कि 41 डेज़ तक आपको पढ़ने हैं और इस दौरानिए में आप तमाम लोगों को ख्याल रखना है कि किसी भी तौर, किसी भी सूरत आपके घर के अंदर किसी भी किस्म की नापाकी ना हो। और ऐसे ही हुआ कि जब हमने मुसलसल उन वज़ाइफ को पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी हवेली के अंदर जो भी असरात थे वो न सिर्फ कम होना शुरू हुए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके ये जितने भी असरात थे ये नज़र आना ख़त्म हो चुके थे। हमने बहुत ज़्यादा अरसा उस हवेली के अंदर गुजारा और अच्छी बात ये थी कि इस हवेली में जब से हम लोग आए थे तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही थी।